Hello student, so today our topic is stoichiometric and stoichiometric calculation. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज stoichiometric and stoichiometric calculation. ओके तो देखिए ये जो टर्म है स्टोइकोमेट्रिक, ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ये ग्रीक वर्ड आता है। किससे आया है? ग्रीक वर्ड है ये हमारा, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में दो इसमें वर्ड से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है। और स्टाइक्योन यानी कि एलिमेंट, और मेट्रिक मीन मेजरमेंट, यानी कि इसका सिंपल मीनिंग है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। मेजरमेंट हम लोग करते हैं किसका? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। ये बाय वर्ड मीनिंग हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट का मीनिंग क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मेजरमेंट या क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वांटिटेटिव, कितना क्वांटिटी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फॉर्म होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, कितना क्वांटिटी बना, अमाउंट नहीं। तो इसमें हम लोग को स्टडी करना होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट। क्वालिटेटिव एनालिसिस और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन जो होता है ना उसमें एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट का जो है कि हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसमें? इन ए बैलेंस रिएक्शन। तो बैलेंस रिएक्शन से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होता है, बैलेंस इक्वेशन से जो रिलेटेड कैलकुलेशन होता है, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। So this is nothing but in this topic we will determine amount of product, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज हो रहा है इन ए बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन हम लोग को करना है, यानी कैलकुलेशन रिलेटेड विथ बैलेंस इक्वेशन, कैलकुलेशन रिलेटेड विथ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन से जो रिलेटेड कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन किसके लिए? तो रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जो भी हमारा होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है? तो सिंपली कहते हैं फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है? तो इसमें फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन और ब्रेकिंग होता है। ओल्ड पुराना बॉन्ड ब्रेक करता है, ब्रेकिंग, और नया बॉन्ड फॉर्म होता है, फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। और इसी को हम लोग जो शॉर्टकट में, शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट हैंड जो रिप्रेजेंटेशन होता है साइन और सिंबल के साथ प्रेजेंटेशन इसका करते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो इसी का जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, और इसी का शॉर्ट हैंड जो रिप्रेजेंटेशन है ये केमिकल इक्वेशन है। और इसी में नंबर ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब हो जाता है? कि जब नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन होता है तो एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट जो कंबाइन करता है एलिमेंट, और प्रोडक्ट जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज द प्रोडक्ट हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स अगर इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के,
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो दिस इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी को हम लोग नाम देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसको हम लोग नाम देते हैं। तो ये था बेसिक जो है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इसमें होता क्या है कि गिवन जो कंपाउंड है, रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके और नया कंपाउंड जो है कि नया प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और इसी को हम लोग बैलेंस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल होना चाहिए, और इसी को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है, बैलेंस इक्वेशन से जो रिलेटेड जो कैलकुलेशन हमारा होता है, जिसमें हम लोग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डिटरमाइन कर सकते हैं, दिस इज नोन एज स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसी को हम लोग नाम देते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। चलिए, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। देखिए इसमें टर्म क्या क्या आ गया कि एक रिएक्टेंट हम बोले, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होता है, ये क्या था हमारा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट हो गया। फिर जो एक टर्म हमारा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट क्या हो गया, तो न्यूली फॉर्म कंपाउंड, जो न्यूली फॉर्म कंपाउंड होता है दैट इज प्रोडक्ट हो जाता है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन एक टर्म होता है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ये क्या होता है, द कैलकुलेशन रिलेटेड विथ बैलेंस इक्वेशन। कैलकुलेशन रिलेटेड विथ बैलेंस इक्वेशन, रिलेटेड विथ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन से जो रिलेटेड कैलकुलेशन है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। और बैलेंस एक टर्म होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ये क्या होता है, तो ये कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज होता है। यानी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म यूज टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म यूज होता है, इसी को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। तो एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हाइड्रोजन जो गैस है ये कंबाइन करता है किससे, ऑक्सीजन गैस से, और ये प्रोड्यूस करता है वाटर। तो ये रिएक्शन हो गया। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एक एटम है और इधर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए जो कोफिशिएंट, यानी कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन इधर 4 एटम हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन 4 एटम हो गया। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम, देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 6, यहाँ भी जो है कि 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 6 है। या ऐसे कहेंगे कि इधर 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन एटम है, इधर 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन एटम है, टोटल बैलेंस है। और इसमें जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट हम लोग बैलेंस करने के लिए यूज किए, जो जिसको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। हाइड्रोजन के लिए जो है कि क्या हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है हमारा, 2 हो गया हमारा। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है, ये जो है कि 1 है, सॉरी 1 है जो है कि। और फिर वाटर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ तक क्लियर है ना।
रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, बैलेंस रिएक्शन से रिलेटेड, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म हम लोग यूज करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि बैलेंस रिएक्शन का एडवांटेज क्या है। नहीं, एडवांटेज ऑफ बैलेंस रिएक्शन, एडवांटेज क्या है बैलेंस रिएक्शन का। बैलेंस इक्वेशन, देखिए बैलेंस इक्वेशन से हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मास और वॉल्यूम। नहीं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड in term of मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम के टर्म में हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन का एडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। सर, हाँ बोलिए। सर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मास और वॉल्यूम। हाँ, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर जो ये रिएक्शन है ना, बैलेंस रिएक्शन दिया रहेगा ना, बैलेंस रिएक्शन, तो कितना अमाउंट प्रोडक्ट बन रहा है देखिए बैलेंस इक्वेशन से पता चलता है। इसको अगले एग्जांपल देने वाले हैं अगले पेज में, कि यहाँ भी समझ सकते हैं कि 2 मोल अगर हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा। 2 मोल ऑफ वाटर मतलब 2 × 18, ये 36 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा। तो ये किससे पता चलेगा? बैलेंस इक्वेशन से पता चलेगा कितना अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म होगा जब हमारा रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट का मोल दिया हुआ है। तो जो बैलेंस इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है उसी से अमाउंट पता चलता है कि किस रेशियो में रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और उससे प्रोडक्ट कितना मोल फॉर्म होगा। क्लियर है ना सर अगर रिएक्टेंट का एक एलिमेंट को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है तो फिर उसका कोएफिशिएंट ऑफ जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो क्या होगा? नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन के लिए डिफाइंड है ना। बैलेंस जो इक्वेशन का बैलेंस करने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम इक्वल करना, और बैलेंस इक्वेशन से ही एक्चुअल पता चलता है कि रिएक्टेंट किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, और 2:1, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा 2:1 रेशियो में कंबाइन करेगा, तो प्रोडक्ट किस रेशियो में फॉर्म होगा, यानी कि जितना मोल ऑक्सीजन उतना ही उसका डबल जो है वाटर फॉर्म होता है, जितना मोल हाइड्रोजन उतना ही मोल वाटर फॉर्म होता है। ये बैलेंस इक्वेशन से पता चलता है। ओके सर। बोलिए। तो नेक्स्ट पेज में एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट पेज में एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है और ये फिर जब कंबाइन करता है हाइड्रोजन गैस से और ये बन जाता है अमोनिया गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करेंगे कि देखिए हाइड्रोजन इधर 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन से क्या पता चलता है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ मास और वॉल्यूम। जैसे अगर इसको हम लोग बात करें कि मोल जो है, मोल के टर्म में अगर हम लोग बात करें मोल के टर्म में, तो कहेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर इसको हम लोग मोल के अलावा इसको हम लोग अगर नंबर के टर्म में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में बात करेंगे तो कहेंगे कि एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल मतलब 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइंड विथ 3 मोल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस। तो ये नंबर के टर्म में, एवोगाड्रो नंबर के टर्म में अमाउंट हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अगर वॉल्यूम के टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में
तो वॉल्यूम के टर्म में कहेंगे कि 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 into 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 into 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा। ये किससे पता चलेगा, बैलेंस इक्वेशन और उसके कोफिशिएंट से। अगर मास के टर्म में हम लोग बात करें तो कहेंगे कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 into 2 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 into 17 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये मास के टर्म में हो गया, ये वॉल्यूम के टर्म में हो गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में हो गया, ये मोल के टर्म में हो गया। लेकिन सारा चीज किससे डिफाइन होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिफाइन होता है। सर, हाँ बोलिए। सर आपने जो कहा ना स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन रिलेटेड टू बैलेंस इक्वेशन, वो थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा दीजिए ना। ऐसा भी एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ ये तो एग्जाम्पल, ये नहीं यही एग्जाम्पल है कि हम लोग जैसे कहने का मतलब अगर दिया है कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन है तो कितना मोल अमोनिया फॉर्म होगा, तो बैलेंस इक्वेशन बता रहा है 2 मोल फॉर्म होगा। या कितना ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा, तो 34 ग्राम फॉर्म होगा, 34 ग्राम। या कितना वॉल्यूम अमोनिया फॉर्म होगा, तो 44.8 लीटर अमोनिया फॉर्म होगा। ये बैलेंस इक्वेशन से ही पता चल रहा है ना। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन ले लिए, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, यही एग्जांपल है। ओके सर। एग्जांपल यही है आपका, ठीक है। तो अब देखिए जो स्टोइकोमेट्रिक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए, जैसे कि यही दे देगा आपको, दे देगा कि हाउ मेनी अमोनिया विल बी फॉर्म व्हेन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट, नहीं 28 ग्राम। तो ये बैलेंस, पहले रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, फिर यूनिट मेथड से कि 1 मोल जो है, 1 मोल कितना मोल अमोनिया दे रहा है, 2 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 मोल जो है कि नाइट्रोजन 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। या रिएक्शन जब भी होगा इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में होगा। 1 पार्ट नाइट्रोजन का ऑलवेज कंबाइंड विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर 2 मोल नाइट्रोजन होगा तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6 मोल। अगर 3 मोल नाइट्रोजन है तो उसके लिए हाइड्रोजन 9 मोल चाहिए। इसी रेशियो में हमेशा रिएक्शन होगा, सेम रेशियो में जो है कि रिएक्शन होगा, ठीक है ना, सेम रेशियो में। तो देखिए जो भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है ना, उसको हम लोग 3 ब्रॉडली, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में हम लोग मेजर 3 टाइप के होते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है 3 टाइप से के होते हैं। पहला जो है कि मास बाय मास जो है कि कैलकुलेशन होता है, या मास बाय मास रिलेशन होता है। मास बाय मास करने का मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है 28 ग्राम और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है, ये मास बाय मास रिलेशन है। सेकेंड जो है कि मास गिवन रहेगा, जैसे 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो कितना लीटर ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से रिलेशन को मास बाय वॉल्यूम रिलेशन हम लोग बोलेंगे। और थर्ड टाइप का रिलेशन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कि 22.4 लीटर अगर नाइट्रोजन गैस है तो कितना लीटर अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो 44.8 लीटर। तो इसको जो है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन कहते हैं। तो 3 टाइप का हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, कि मास गिवन रहेगा रिएक्टेंट का और मास ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है। मास रिएक्टेंट का दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछ सकता है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट क्या है, या वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट मेंशन है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट हम लोग को पूछा जा सकता है। 3 टाइप का स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सर नंबर का नहीं होता है? देखिए मास मतलब ये 3 मेजर हो गया, यही 3 होगा जो है कि, ठीक है ना। अगर नंबर भी दिया है ना तो उसको पहले मास या मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये नंबर जो है ना ये मोल से ही आ जाता है, कि मोल से ही सब आ जाता है आपका। मोल को हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नंबर को मोल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। और मोल का जो है कि फिर मास से और वॉल्यूम से रिलेशन है जो है कि, ठीक है ना। तो मोल और नंबर एक ही में इंक्लूड हो जाता है। अच्छा मोल क्या है कि ये बैलेंस इक्वेशन में मोल तो ऑलरेडी पता है ना। ये रिएक्शन का जो कोएफिशिएंट है ये मोल ही बता रहा है।
तो मोल ऑलरेडी जो है पता है, मोल का रिलेशन नंबर से डायरेक्ट है, लेकिन कैलकुलेशन जो जनरली हम लोग करते हैं वो मास या मास वॉल्यूम या वॉल्यूम और वॉल्यूम, क्योंकि देखिए मास को भी पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल में कन्वर्ट करना, तब जो है कि ये हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। तो मोल ऑलरेडी है ये, या नंबर ऑलरेडी है। मास वॉल्यूम अगर दिया है रिएक्टेंट का अगर मास और वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है या वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट किस में करना होगा, मोल में कन्वर्ट करना होगा। तब हमको पता चलेगा कि हाँ मोलर रेशियो जो है या कोफिशिएंट का रेशियो क्या है या किस रेशियो में फॉर्म होगा, और फिर उसको हम लोग मास में या वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोल के टर्म में ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन से जो है कि पता चलता है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पेज में मूव करें। यस सर। हाँ बोलिए सर, यहाँ आपने जो वॉल्यूम के केस में आपने 22.4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये एक मोल का वॉल्यूम होता है ना, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, ये मोलर वॉल्यूम है। एक मोल का वॉल्यूम होता है, जैसे कि मोलर नंबर जो होता है गाडो नंबर, ये तो फिक्स है ना 6.02 × 10⁻23, या फिर मोलर मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोल। तो एक मोल का किसी भी गैस के लिए ये वॉल्यूम होता है। ये अमोनिया गैस फॉर्म हो रहा है, ये भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है। तो 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर, 3 मोल का मतलब 3 × मोलर वॉल्यूम, 2 मोल अमोनिया मतलब 2 × मोलर वॉल्यूम, ऐसे है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ एक और टर्म हम लोग समझेंगे। एक टर्म आता है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, ये भी इसी से रिलेटेड टर्म है। लिमिटिंग रिएजेंट, LR इसको कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है ना, एक्सेस रिएजेंट। देखिए कोई अगर रिएक्शन है, ठीक है ना, और कोई रिएक्शन दिया हुआ है, अगर कोई रिएक्शन हम लोग दिया हुआ गिवन है, तो या तो उसमें जो है कंप्लीट रिएक्शन होगा, यानी कि रिएक्टेंट जो हमारा होगा, रिएक्टेंट ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा। कंप्लीटली यूज का मतलब क्या हो गया कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन 0 रिएक्टेंट बचेगा, रिएक्टेंट कुछ नहीं बचेगा, कंप्लीटली यूज हो जाएगा। एक ऐसा होगा कि रिएक्टेंट जो है कि नॉट कंप्लीटली यूज नहीं होगा। तो जब कंप्लीटली यूज नहीं होगा ना, तो रिएक्टेंट जो है या तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा। रिएक्टेंट क्या होगा, एक एक्सेस होगा, एक रिएक्टेंट होगा, उसको कहेंगे अगर कंप्लीटली यूज नहीं हो रहा है तो कोई बच जाएगा और कोई कंप्लीट यूज हो जाएगा। तो यही टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। यहीं पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो रिएक्टेंट होगा अगर कंप्लीट यूज नहीं हो रहा है तो या तो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या एक एक्सेस रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको कहेंगे, जो कि कंप्लीटली यूज हो जाता है। ठीक है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट को, या फिर समझने के लिए ऐसा कहेंगे कि जो लेस होता है, लेकिन ये समझने के लिए लेस देखने में लगेगा, लेकिन वो हो सकता है ज्यादा हो, जो कंप्लीटली यूज हो जाए, नहीं लेस हो या कंप्लीटली जो है कि यूज हो जाए। और एक्सेस रिएजेंट जनरली क्या होता है, मोर होता है, ये लेफ्ट बच जाएगा, ये बच जाएगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट पर ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम होगा ना उसी के अमाउंट पर डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट होगा डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, या अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पर जो है कि डिपेंड करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि रिएक्टेंट, ये जो है रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज हो गया
या फिर कंप्लीटली यूज नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीटली यूज नहीं हो रहा है तो कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस है, जो एक्सेस है उसका अमाउंट कितना बच रहा है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके आधार पर प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है। ये सब क्वेश्चन है और सब टाइप का इतने टाइप से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि जो रिएक्शन दिया हुआ है ये कंप्लीट यूज हो रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। पहला जो है कि आपका यहाँ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर कंप्लीट यूज नहीं हो रहा है तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा, जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसमें कितना अमाउंट बच जा रहा है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके आधार पर प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म हो रहा है। इतने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम लोग एग्जाम्पल भी पहले एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर इसका जो थ्योरी है कैसे हम लोग ट्रिक है जो थ्योरी है पहचानने के लिए उसके हेल्प से हम लोग पहचानेंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं फिर थ्योरी की भी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया गैस। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए जो बैलेंस से इसको समझते हैं लोग कि देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करेगा ना वो किस रेशियो में रिएक्ट करेगा कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन इसके 3 टाइम्स ज्यादा रिएक्ट करेगा, नहीं इसके 3 गुना ज्यादा होगा। यानी कहेंगे कि 2 मोल अगर नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है तो हाइड्रोजन कितना कंबाइन करेगा बताइए? 6 मोल। हाइड्रोजन का कितना चाहिए? 6 मोल चाहिए। तो 1 मोल अगर नाइट्रोजन है, 3 मोल अगर हाइड्रोजन है तो कंप्लीट रिएक्शन होगा, यानी कि एट द एंड हमको 2 मोल अमोनिया मिलेगा। देखिए बैलेंस रिएक्शन का यही फायदा है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है 1:3 रेशियो में, इसका 1 तो इसका 3, तो प्रोडक्ट हमेशा कितना बना? 2 बना। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन में ये पूरा यूज हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचा। यानी कि यहाँ पर इस रेशियो में यानी कि ये जो कोफिशिएंट है, मेरा बात समझिए, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसी रेशियो में कंबाइन करता है, ठीक है ना, इसी रेशियो में रिएक्शन होता है 1:3 के रेशियो में। ये 1 तो ये 3 टाइम्स यूज होता है, ठीक है। अगर अमाउंट भी उसी रेशियो में दिया है, उसी रेशियो में दिया है, मोल भी उसी रेशियो में दिया हो तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। यानी एट द एंड ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है कि ये जब कंबाइन करेगा, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो हमारे पास क्या है? केवल रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट 0 होता है। लेकिन जैसे रिएक्शन एट द एंड ऑफ टाइम ये 2 मोल बन जाएगा और ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या होगा? 0 बचेगा। तो अगर 2 मोल अगर नाइट्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन उसके लिए कितना चाहिए बताइए? डबल चाहिए, यानी कितना मोल चाहिए? 6 मोल चाहिए। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा बताइए? प्रोडक्ट कितना बनेगा? तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कैसे देखेंगे? हाँ ऐसे भी देख लेंगे कि जितना नाइट्रोजन यूज हो रहा है उसका डबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो 2 मोल है, यहाँ से देखना है, यहाँ से बैलेंस इक्वेशन से कंपेयर करना है कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो कह सकते हैं जितना नाइट्रोजन यूज हो रहा है उसका डबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। अगर 2 यूज हो रहा है तो ये 4 मोल बनेगा। बात मेरा समझे? हाँ 4 मोल बनेगा। हाँ सर। तो बैलेंस इक्वेशन का यही एडवांटेज है कि किस रेशियो में कंबाइन होगा और किस रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा ये पता चलता है। तो यहाँ भी इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ना 2 मोल और 6 मोल लेंगे, ठीक है ना, 2 मोल और 6 मोल लेंगे हम लोग, 2 मोल और 6 मोल लेंगे तो ये इनिशियली प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन एट द एंड ये पूरा का पूरा जो है कि रिएक्ट हो जाएगा। हाँ यानी कि 2 मोल है तो 2 मोल रिएक्ट हो जाएगा और 4 मोल हमारा अमोनिया मिलेगा जाएगा। अब देखिए अगर हम रेशियो ऐसे ले ले, ठीक है ना, अगर जो है कि नाइट्रोजन जो है कि हम लोग ऐसे लेते हैं कि नाइट्रोजन जो है कि 2 मोल ले लेते हैं और हाइड्रोजन जो है 8 मोल ले लेते हैं। इसको समझिए, नाइट्रोजन कितना ले लिया? 2 मोल और हाइड्रोजन के लिए 8 मोल ले लिया इनिशियली। तो प्रोडक्ट तो 0 है इनिशियली, लेकिन जितना नाइट्रोजन उसका डबल हाइड्रोजन यूज हो जाता है। यानी कि 2 मोल नाइट्रोजन है ये कंप्लीट यूज होगा तो कितना मोल हाइड्रोजन यूज करेगा? इसका 3 टाइम्स, तो 6 मोल यूज करेगा। तो 6 मोल जब यूज होगा तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। और प्रोडक्ट कितना बचेगा? देखिए 2 मोल नाइट्रोजन है तो इसका प्रोडक्ट डबल बन रहा है, यानी कि 4 मोल ऑफ अमोनिया बचेगा। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये 0 हो गया,
ये 2 मोल बच गया, एक्सेस हो गया, और ये जो है कि प्रोडक्ट कितना मोल मिल गया, 4 मोल प्रोडक्ट मिल गया। तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीटली यूज हो जा रहा है, रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली जीरो बच जा रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन 2 मोल बच जा रहा है। तो कहेंगे यहाँ पर इस केस में ये जो हाइड्रोजन है, इस केस में जो हाइड्रोजन है ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, और नाइट्रोजन इस एग्जांपल के लिए ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। नाइट्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। तो ये तीसरा एग्जांपल था, ये तीसरा रेशियो था जो है कि मोल हम लोग 3 एग्जांपल लेकर लिए, कि एक में लिए रेशियो 1:3 कंप्लीट यूज हो गया, 0 बच गया। एक में लिए 6 मोल लिए, यहाँ भी कंप्लीट यूज हो गया। एक में 2 और 8 मोल लिए, 2 मोल जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, कंप्लीट यूज हो जा रहा है। और 8 में 2 मोल एक्सेस बच जा रहा है, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बच रहा है, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या सर? हाँ बोलिए। सर ये आपने 2 - 2 कैसे लिखा वो समझा दीजिए ना। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 और 8 मोल दिया हुआ है, ये तो समझ में आया ना, ये गिवन है, ये गिवन दिया हुआ है, क्लियर है ना, ये अमाउंट गिवन है, ये गिवन दिया हुआ है, इनिशियल अमाउंट रिएक्टेंट का जब रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या कह रहा है कि जितना नाइट्रोजन यूज होगा उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन यूज होगा, बात समझिए मेरा, 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन अगर मान लेते हैं 2 मोल कंप्लीट यूज हो रहा है, तो हाइड्रोजन इसके लिए कितना चाहिए, 3 टाइम्स इसका। देखिए रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन में देखिए 1 ये 1 है, तो हाइड्रोजन कितना है, 3 है, इसका 3 टाइम्स है। तो अगर मान लीजिए नाइट्रोजन 2 मोल यूज हो रहा है, पूरा का पूरा यूज करना है, तो इसके लिए कितना हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, इसका 3 टाइम्स, कितना, 6 मोल। मेरा बात समझ आया? हाँ सर। तो 2 मोल तो पूरा यूज कर लेना है ना, तो 2 मोल है और 2 मोल पूरा यूज हो जा रहा है, तो कितना बच गया, 0 बच गया। और 2 मोल नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6 चाहिए, लेकिन हमारे पास गिवन कितना है, 8 है, और 8 रुपया है, और 6 रुपीज हम खर्च कर दिए, 6 रुपीज यूज कर दिए, तो कितना बचा, 2 मोल बचा। तो जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट, जो पूरा का पूरा यूज हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ कंप्लीट यूज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन एक्सेस है और हाइड्रोजन जो है कि बच जा रहा है। तो ये ओके, देखिए हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे थे, और इसका जो बैलेंस रिएक्शन था N2 और 3H2, और ये कितना बनेगा, 2 × NH3 प्रोडक्ट बना। तो एक केस में गिवन जो मोलर रेशियो लिए थे, क्या ले लिए, मान लीजिए 2 और 6 ले लिए, ठीक है ना। तो बोले इसमें जो है कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ये भी एट द एंड 0 हो जाएगा, यानी कि 2 है और 2 ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, 0 बच गया। और ये 6 है और 6 यूज हो जा रहा है, दोनों 0 हो जा रहा है, और प्रोडक्ट कितना मोल बन रहा है, 4 मोल बन रहा है। दूसरा केस में जो गिवन रेशियो दिए, हाँ ये इनिशियल जो है अमाउंट हो जाता है, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, ये एट द एंड ऑफ रिएक्शन होता है कि 4 मोल अमोनिया बन गया, और ये भी हमारा 0 हो गया, और हाइड्रोजन भी कंप्लीटली यूज हो गया। दूसरा एग्जांपल दिया था, ये 2 ले लिए थे और ये 8 लिए थे। तो देखिए ये 2 मोल जो है तो कंप्लीटली कंबाइन करेगा, लेकिन 2 से ये 6 मोल कंबाइन करेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन बच जाता है, और प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो 2 का डबल यानी कि 4। सर वो 8 - 6 होगा ना, 8 - 6 सर, नीचे 8 - 6 = 2 ना, 8 माइनस जो है कि 6 है, तो इस केस में जो है कि हाँ ये कितना है, 8 है और 6 यूज हो रहा है, तो ये 2 मोल हाइड्रोजन बच जा रहा है, और यहाँ भी 4 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ भी 4 मोल एट द एंड जो है कि 4 मोल जो है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो है क्या किए, पहला वाला केस है, ये सेकंड केस है, सेकंड केस में सिर्फ हाइड्रोजन का अमाउंट हम लोग इंक्रीज कर दिए 2 मोल, तो उससे प्रोडक्ट जो है कि चेंज नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट अभी भी पहले भी 4 मोल बना था, अभी भी 4 मोल बन रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट एक्सेस अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, जो लिमिटिंग होता है ना उस पर डिपेंड करता है।
तो इसमें क्या कहें कि इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, नो लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि कंप्लीट यूज हो जा रहा है, ये भी 0 बच रहा है, ये भी 0 बच रहा है। जबकि इसमें जो है कि लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्या है हमारा, सॉरी, इसमें जो रिएजेंट है एक लिमिटिंग है और एक एक्सेस है। इसमें जो रिएक्टेंट है रिएजेंट है एक लिमिटिंग है और एक एक्सेस है। इसमें जो हमारा रिएक्टेंट है एक जो है कि लिमिटिंग जो है कि रिएक्टेंट है रिएजेंट है और एक एक्सेस रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट वो जो कंप्लीट यूज हो जा रहा है, देखिए यहाँ नाइट्रोजन पूरा यूज हो रहा है तो यहाँ नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और एक्सेस रिएजेंट वो जो बच जा रहा है, लेफ्ट हो रहा है, ये हमारा हाइड्रोजन जो है कि एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो ये तो एग्जाम्पल से हम लोग समझे, लेकिन इसको थ्योरी से ट्रिक से कैसे जानना है। देखिए ट्रिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ट्रिक है, फिर उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। सिंपल ट्रिक ये है कि देखिए दो रेशियो होता है, एक होता है मोलर रेशियो, एक होता है कोफिशिएंट का रेशियो। तो पहला केस में ये आता है कि जो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेशियो किसका हम लोग ले रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट का रेशियो है, ये कितना है बैलेंस इक्वेशन में जो स्टोइकोमेट्रिक, ये 1:3 है, ठीक है ना। और मोलर जो रेशियो है, जो गिवन मोल है, इसको कहते हैं मोलर रेशियो। और जो हमारा मोलर रेशियो है, मोलर जो रेशियो ये कितना है, तो 2:6, यानी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1:3। तो देखिए दोनों यहाँ इक्वल है। तो जब मोलर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इक्वल होगा तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। यानी कि यहाँ रूल क्या हो गया, फर्स्ट रूल क्या हो गया कि जब हमारा मोलर रेशियो, गिवन रेशियो, मोलर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, स्टोइकोमेट्रिक जो रेशियो है अगर इक्वल है, इसका मतलब नो लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, कंप्लीट यूज हो जाएगा, यहाँ पर नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। और दूसरा केस क्या हो गया कि जब मोलर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इक्वल नहीं है, मोलर रेशियो नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के इक्वल नहीं है, तब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखिए इस वाले केस में जो हमारा कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:3 है, और इसमें इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। लेकिन यहाँ पर देखिए जो गिवन रेशियो है 1:2, ये जो गिवन है ना, ये गिवन हमारा, तो इसका जब रेशियो हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा 1:4। यानी सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाला केस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है 1:3 है, और मोलर रेशियो क्या है, देखिए तो मोलर रेशियो सेकेंड वाला केस में 2:4 है, 2:4 यानी सॉरी 2:8 है ना, 2:8 है। 2:8 का मतलब क्या हो गया 1:4 हो गया, क्या हो गया 1:4 हो गया। तो दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, दोनों क्या है हमारा इक्वल नहीं, 1:2 ये हमारा 4 आ गया। तो देखिए स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:3 है, लेकिन गिवन मोलर रेशियो 1:4 है, तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो बहुत आसानी से हम लोग पहचान लेंगे कि बैलेंस रिएक्शन में जो स्टोइकोमेट्रिक का रेशियो है और 2:6 का रेशियो है, 2:6 का मतलब ये भी क्या है 1:3 है। तो मोलर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ये फर्स्ट वाला केस में इक्वल है, यानी कि नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जब रेशियो इक्वल नहीं होगा तो ये सेकेंड वाला केस में, सेकेंड वाला केस में जो है कि क्या है कि मोलर जो रेशियो है इक्वल नहीं है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के, फिर यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बहुत आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि इसमें पता चल गया कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसमें भी एक तीसरा जो है कि रूल ये हो जाता है कि जो मोलर रेशियो है इसको डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, जो मोल है इसको डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, और जिसका वैल्यू मिनिमम आता है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। मोल को किससे डिवाइड करना है, मोल को किससे डिवाइड करना है, इसके कोफिशिएंट से, यानी कि 2/1। मोल को किससे डिवाइड करना है, इसके कोफिशिएंट से, जो वैल्यू मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यानी कि थर्ड रूल क्या हो गया, थर्ड रूल जो है कि हम थर्ड रूल के रूप में हम लोग क्या कर रहे थे कि थर्ड रूल हमारा ये है
कि मोल को डिवाइड करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और जिसका वैल्यू मिनिमम होगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन क्या है 2 मोल है, तो 2 मोल को डिवाइड कर दिए किससे, इसके स्टोइकोमेट्रिक से, ये 2 आ गया। किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए ये 2 आ गया। और हाइड्रोजन के लिए देखिए मोल बाई कोफिशिएंट कितना है, मोल कितना दिया हुआ 8 मोल दिया हुआ, इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है, ये कितना हो गया 3 2 जा 6, और फिर जो है कि आपका 2 बचा तो 3 6 जा 18 जो है कि 2.6 आ गया। ये किसके लिए आया, ये हाइड्रोजन के लिए। तो जिसका मोल बाई कोफिशिएंट मिनिमम होगा, नाइट्रोजन का मिनिमम है तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये ज्यादा है तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ इसका, लिमिटिंग रिएक्टेंट पर डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए लिमिटिंग जो रिएक्टेंट है इसी से अब हमको मतलब है, यही प्रोडक्ट बताएगा कितना बनेगा। तो बैलेंस इक्वेशन में देख रहे हैं कि 1 जब ले रहे हैं नाइट्रोजन तो इसका 2 मोल डबल बन रहा है। तो जब 2 लेंगे तो 4 मोल अमोनिया बनेगा। 4 मोल का मतलब 4 × 17 यानी 68 ग्राम अमोनिया बनेगा। तो ये 4th पॉइंट था कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो 4 पॉइंट है इसमें कि अगर रेशियो इक्वल है तो नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट ये था कि मोल बटा कोफिशिएंट जिसका मिनिमम होगा, जिस रिएक्टेंट का मिनिमम होगा, नाइट्रोजन का 2 आया, हाइड्रोजन का 2.6 आया, जिसका मिनिमम आएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जिसका मिनिमम आएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नाइट्रोजन के लिए कितना आया 2 आया, मोल बाई 2 आया, तो नाइट्रोजन क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और हाइड्रोजन के लिए मोल बाई कोफिशिएंट ज्यादा है तो ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट हो गया। एक्सेस का कोई जो है अब बाकी आगे यूज नहीं है, बस इसमें पूछेगा कि जो एक्सेस है वो कितना बच रहा है, 2 मोल बच रहा है ये पूछेगा। और जो लिमिटिंग है ये बताएगा कि प्रोडक्ट किस पर बनेगा। तो जब भी प्रोडक्ट अगर पूछा जा रहा है तो पहले हमको देखना होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है कि नहीं, अगर है तो प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट पर बनता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के आधार पर प्रोडक्ट कैसे बनता है यही डिफाइन करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। नाइट्रोजन अगर लिमिटिंग है 1 मोल कितना दे रहा है 2 मोल, तो 2 मोल जो है नाइट्रोजन कितना देगा 4 मोल, इसी से डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो 4th पॉइंट ये था कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पर। तो क्लियर है ये सर? बोलिए 17 इक्वल टू 60 ग्राम कैसे हुआ है? हाँ कौन सा, कहाँ पर ये सर ये 4 × 17 इक्वल टू 60 ग्राम। अमोनिया जो है 4 मोल तो बना, इतना तो पता चल गया ना। हाँ सर। मोल नाइट्रोजन लेंगे तो 4 मोल अमोनिया बनेगा। अब 4 मोल को चाहे वॉल्यूम में लिखिए या ग्राम में लिखिए या नंबर में लिखिए तो लिख सकते हैं ना कि 1 मोल का वेट कितना है 17 ग्राम है, तो 4 मोल का वेट कितना होगा, यही है। मास में लिख दिए, वॉल्यूम के में लिख सकते हैं ग्राम। सर अगर कोई दो रिएक्टेंट मतलब एग्जैक्ट रेशियो में होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा, वही तो बोले सेम अगर रेशियो हो जाए कोफिशिएंट का और मोल का तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। चलिए 5 मिनट है, एक एग्जांपल और नया ले लेते हैं फिर उसको समझते हैं। सर फोन नंबर फॉर्मूला थोड़ा समझाई दीजिए ना। हाँ सब चारों फॉर्मूला को फिर समझा दे रहे हैं एक न्यू एग्जांपल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ बोलिए सर। अगर नाइट्रोजन को अगर 4 मोल कंसिडर करें और हाइड्रोजन को अगर 6 मोल कंसिडर करें तो अब कैसे होगा? सबके लिए हो जाएगा, आप एक नहीं 10 एग्जांपल ले लीजिए। बोलिए कितना नाइट्रोजन लेना है? 4 सर। हाँ इसको रिएक्शन को लिख दे रहा है 2NH3, जो लेना है ले सकते हैं आप, खुद 10 एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन कितना 4 मोल और हाइड्रोजन 6 सर। 6 मोल, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट रूल क्या था कि जो कोफिशिएंट का रेशियो है, ठीक है ना, 4 और 6 जाएगी। तो पहला रूल ये था कि कोफिशिएंट का रेशियो जो पहला रूल क्या है कि इसमें जो है कि कोफिशिएंट रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो SR लिख देंगे। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है 1:3 है हमारा।
और मोलर रेशियो क्या है, मोलर रेशियो क्या है 4:6 है। 4:6 मतलब 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, 2/3 में 2:3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब दूसरा केस में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या बोले, लिमिटिंग रिएजेंट देखने के लिए मोल बटा कोफिशिएंट लेते हैं, मोल बटा कोफिशिएंट लेते हैं। मोल बाय कोफिशिएंट किसके लिए लेंगे, नाइट्रोजन के लिए। देखिए नाइट्रोजन का गिवन मोल कितना है 4 है और कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो ये 4 आ गया। और फिर हाइड्रोजन के लिए लेंगे, हाइड्रोजन के लिए गिवन मोल कितना है 6 है और कोफिशिएंट कितना है 3 है, ये कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हमारा मिनिमम हो गया, जो मिनिमम होता है यही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो ये हाइड्रोजन इसमें क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्लियर है ना? मतलब सर यहाँ पे 4NH3 फॉर्म होगा ना? अब देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इससे जो है कि डिफाइंड होगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। देखिए 3 मोल कितना दे रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन कितना दे रहा है, 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो कितना हम लिए हैं, 6 मोल है ना, तो 1 मोल कितना देगा 2/3, तो 6 मोल कितना देगा 2/3 इंटू 6, तो 3 × 6 4 मोल मिलेगा, यानी कि 4 मोल ऑफ जो है कि अमोनिया मिलेगा। ऐसे होता है। तीसरा ये था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा। कि 3 मोल कितना दे रहा है, बैलेंस इक्वेशन क्या बता रहा है कि 3 मोल दे रहा है, 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है कि, तो 1 मोल कितना देगा 2/3, तो 6 मोल कितना देगा 2/3 इंटू 6, तो ये 4 मोल ऑफ जो है कि अमोनिया मिलेगा। तो चारों रूल यही है। तो रिएक्शन को लिखते हैं, बैलेंस करते हैं। एक मोलर रेशियो होता है, कोफिशिएंट का रेशियो होता है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। तो जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1/3 है, मोलर रेशियो 2/3 है, नॉट इक्वल यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, तो मोल बटा कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं। नाइट्रोजन के लिए 4 आ गया, हाइड्रोजन के लिए 2 आ गया। जो मिनिमम होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी हाइड्रोजन यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, नाइट्रोजन यहाँ एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। तो हाइड्रोजन से डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, हाइड्रोजन डिपेंड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है ना। देखिए बैलेंस इक्वेशन में ये 1 मोल यूज हो रहा है, तो ये 3 मोल, 3 गुना, यानी ये 3 मोल तो ये 1 मोल, ये 6 मोल तो हाइड्रोजन 2 मोल, तो नाइट्रोजन 2 मोल। बात समझिए, ये 3 मोल यूज हो रहा है, तो नाइट्रोजन कितना मोल 1 मोल हो रहा है, इसका हाफ, ये 6 मोल नहीं, सॉरी इसका 3 टाइम्स कम होना है, ये 6 मोल, तो ये कितना यूज होगा 2 मोल यूज होगा, 6 मोल तो 2 मोल यूज है, तो ये बच कितना जाएगा 2 मोल एक्सेस बच जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन एक्सेस है, कहाँ गया नाइट्रोजन एक्सेस है और 2 मोल एक्सेस है। ये भी पूछता है कितना एक्सेस है, तो नाइट्रोजन हमारा एक्सेस रिएजेंट है और नाइट्रोजन कितना यूज हो रहा है 2 यूज हो रहा है, तो कितना बच गया 2 लेफ्ट हो गया, 2 मोल लेफ्ट हो रहा है। समझ में आ गया ना सर? बोलिए। सर ये तो हम डायरेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही देख सकते हैं ना? एकदम 100% बिना बैलेंस, नो डिस्कशन। पहले रिएक्शन लिखना है, उसको बैलेंस करना है। उसके पहला ही हम लोग टॉपिक क्या था हमारा, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में डिफाइन किए थे कि कैलकुलेशन रिलेटेड विद बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसके बाद सारा डिस्कशन। क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, तो टाइम भी हो गया है, तो क्या एक और एग्जांपल सिंपल ले लें या फिर रहने दें हम लोग नेक्स्ट क्लास में? बोलिए। हाँ सर। चलिए एक सिंपल एग्जांपल इसी पर बेस्ड है कि छोटा सा 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। तो मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है और क्या है हमारा ऑक्सीजन गैस है और ये फॉर्म हो रहा है वाटर। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर ले कि ऑक्सीजन जो है कि यहाँ 2 कर दे, तो हाइड्रोजन भी यहाँ 2 कर दिए, तो ये बैलेंस हो गया। अब मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है कि ये हमारा जो है कि 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ, और ये कितना दिया हुआ मान लीजिए 8 ग्राम दिया हुआ, मोल में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा कि इसका जो मोल होगा ये 4/2 कितना मोल हो गया 2 मोल हो गया, और ये 8/32 ये कितना मोल हो गया 1/4 मोल हो गया, तो मोल मिल गया ना। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है कि नहीं, और लिमिटिंग रिएक्ट इसमें जो है क्वेश्चन ये है कि फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन को रेट से पहला क्वेश्चन ये होगा कि फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरा ये होगा
कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है कि कितना बनेगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड ये होगा कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसका अमाउंट कितना जो है कि अमाउंट लेफ्ट फॉर एक्सेस रिएक्टेंट, अमाउंट लेफ्ट कितना हो रहा है, अमाउंट लेफ्ट फॉर एक्सेस रिएक्टेंट, जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसका कितना अमाउंट लेफ्ट है। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए मोल हम लोग निकालिए। अच्छा, इसमें जो है कि देखिए अब रेशियो लेंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है कि नहीं। तो देखिए जो स्टोइकोमेट्रिक जो रेशियो है ये 2:1 है, और जो मोलर रेशियो है, मोलर रेशियो ये देखिए 4:8 है, यानी कि 1:2 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। स्टोइकोमेट्रिक 2:1 है, ये 1:2 है, तो नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये पता चल गया कि यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब सेकंड केस में क्या करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो मोल बटा कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। मोल कितना दिया हुआ है, तो ग्राम नहीं लेना, मोल में सब चीज बात करना है। 2 मोल दिया हुआ है, और कोफिशिएंट कितना है, इसका 2 है, तो ये 1 आ गया। और ऑक्सीजन की बात करेंगे, मोल कितना है, 1/4 है, और इसका जो है कोफिशिएंट कितना है, 1 है। कोफिशिएंट जो है कितना है, डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या आ गया, 1/4। तो ये मिनिमम है, 1/4 मिनिमम है, यानी कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट है इस क्वेश्चन में, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन है। एक्सेस रिएजेंट क्या है, ये एक्सेस रिएजेंट जो है कि एक्सेस रिएजेंट हमारा हो गया हाइड्रोजन, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ये डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पर। थर्ड क्वेश्चन के लिए जाएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, ये इक्वल नहीं है इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है ना। इसमें हम ये बोले कि ये इक्वल नहीं है, ये दोनों नॉट इक्वल। हाँ एक मिनट, नॉट इक्वल और इक्वल नहीं होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, ये एक बार फिर से समझा देंगे, ये एक बार फिर से समझा देंगे। कि देखिए ये जो है कि फिर से ये समझे लोग, ये समझे लोग, ये यानी कि इसका डबल प्रोडक्ट बन रहा है कि 1 मोल जो है लिमिटिंग रिएजेंट, 1 मोल ऑक्सीजन जो है कि 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म कर रहा है। तो 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना करेगा, देखिए इसका डबल हो रहा है ना, तो ये 1/4 लेंगे तो ये 1/2, इसका डबल बन रहा है। 1/2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा, 1/2 मोल का मतलब अगर ग्राम में लेंगे तो ये 9 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर 9 ग्राम हो गया। फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एक्सेस कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना बचेगा, देखिए ये 1 मोल जो है रिएक्ट कर रहा है कितना से, 2 मोल से, डबल से रिएक्ट कर रहा है। तो ये 1/4 मोल है, कितना हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, डबल से, 1/2 मोल से रिएक्ट करेगा। तो एक्सेस जो हाइड्रोजन है ये 2 मोल है, और ये कितना कर रहा है, 1/2 रिएक्ट कर रहा है, तो ये 3/2 मोल बच जाएगा। तो ये एक्सेस जो है हाइड्रोजन बचेगा, ये 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट रहेगा, 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था, टाइम भी ओवर हो गया। इसको एक बार देखिएगा, अगले क्लास में इस तरह का अभी एक क्लास पूरा इसी पर हम लोग को इसी पर बेस्ट क्वेश्चन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगले क्लास में फिर बहुत सारा एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, एक बार अच्छा से इसको देख लीजिएगा, ठीक है सर। बोलिए। सर ये 1/2 मोल के बाद 9 ग्राम लिखे हैं क्या? अरे 1/2 मोल आ गया वाटर में, इसको किसी में भी फॉर्म में लिखिए। अगर ये मास में निकालना है तो ग्राम ले लेंगे, वॉल्यूम में निकालना है हाँ या नंबर में निकालना है, किसी में चेंज करना कीजिए। वाटर का तो 18 होता है ना, तो 18 ग्राम को हाफ, 1 मोल में 18 ग्राम, तो हाफ मोल में 9 ग्राम ऑफ वाटर हो गया है ना, 9 ग्राम ऑफ वाटर। सर मॉलिक्यूलर मास 9 AMU हो जाएगा ना? यहाँ मॉलिक्यूलर मास वाटर का तो 18 होता है ना। ओह यस सर, ओके। हाँ 18, 1 मोल में 18 है तो हाफ मोल में 9 ग्राम। ओके सर। चलिए ठीक है, तो टाइम भी हम लोग हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को अच्छा से इसको देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। चलिए ओके।
Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.